मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। कहते हैं बड़ा संघर्ष ही एक आम आदमी को बड़ा बनाता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता की ऊंचाइयां भी उतनी ही ऊंची। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हमारी हर पर्सनैलिटी का संघर्ष बहुत बड़ा रहा। हमारी पहली पर्सनैलिटी बॉलीवुड से बिलोंग करती है। आज वो इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए 20 साल लंबा संघर्ष करना पड़ा। वो उन चंद इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने रियलिस्टिक और सोशलिस्टिक फिल्में बनाई। बल्कि इंडिया में पैरेलल सिनेमा की शुरुआत ही उनसे कही जाती है, वो भी उस दौर में जब इंडियन सिनेमा जवां हो रहा था। उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए 11 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड जीते। इंटरनेशनली भी वो बहुत सराहे गए और उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया के लिए पहला प्राइज जीता। मेरी बातों का इशारा है 2 बीघा जमीन, मधुमती, बंदिनी और परिणीता जैसी फिल्मों के डायरेक्टर की ओर। जी हाँ, मैं बिमल रॉय की ही बात कर रहा हूँ। बिमल रॉय का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। वो एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे। बड़े होते ही बिमल दा कोलकाता आ गए। उन्होंने तय कर लिया था कि वो फिल्मों में करियर बनाएंगे। फैसला रिस्की था क्योंकि तब तो इंडियन सिनेमा शुरू ही हो रहा था। बिमल दा ने न्यू थिएटर्स में कैमरा असिस्टेंट का काम किया। 1935 में पीसी बरुआ की फिल्म देवदास में भी वो असिस्टेंट थे। बंगाल में ही उन्होंने करियर की शुरुआत की और 1944 में उदयर पाथे नाम से उनकी पहली फिल्म आई। इसके बाद अगले कुछ सालों में उन्होंने कुछ और लो बजट फिल्म्स बनाई। 1950 के आसपास वो मुंबई आ गए। यहां बिमल दा ने ऋषिकेश मुखर्जी, नबिंदु घोष, असित सेन और कमल बोस जैसे लोगों की फिल्म टीम में काम करना शुरू कर दिया। 1952 में आई उनकी फिल्म मां, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन मिली अगले साल आई 2 फिल्मों परिणीता और 2 बीघा जमीन से। दोनों ही फिल्म अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही अलग थीं। परिणीता शरद चंद्र के नोवेल पर आधारित थी। इसे अब तक का बेस्ट नोवेल एडेप्टेशन माना जाता है। अरे ललिता, तू आ गई? अच्छा हुआ। जरा मुझे सजा तो दे कि बहू मुझे देखते ही पसंद कर ले। ये तो लग रहा है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पैर में पड़ती हूँ। बोलो अब क्या होगा? मैं उसे पूरा किए देता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक ही तो कर रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों माला पहनाई? मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं। कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही हैं और मैं गरीब। फिल्म में मीना कुमारी के लोलिता के किरदार को जिस तरह बिमल दा ने निखारा है वो काबिले तारीफ है। इसी वजह से मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और बिमल दा को बेस्ट डायरेक्टर का। और इसी साल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें 2 बीघा जमीन के लिए भी मिला, जो पैरेलल सिनेमा का शुरुआती एग्जाम्पल था। सोशलिस्ट थीम पर बनी इस फिल्म में लीड में थे बलराज साहनी। फिल्म इटालियन न्यू रियलिस्टिक सिनेमा से इंस्पायर्ड थी। फिल्म की कमर्शियल सक्सेस तो नॉर्मल थी, पर फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्राइज जीता और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बनी। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अगले साल आई फिल्म बिराज बहू के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। शरद चंद्र की नोवेल्स उन्हें बहुत पसंद थीं। बिमल दा ने अगली फिल्म भी उन्हीं की नोवेल पर बनाई। ये फिल्म थी देवदास।
जिसमें लीड में थे दिलीप कुमार साहब। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो। 1958 में आई फिल्म मधुमती में उनके काम को फिर से सराहा गया। फिल्म ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड तो जीते ही, साथ में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। ये बिमल दा के लिए दोहरी खुशी थी। दिलीप कुमार और बैजंती माला की जोड़ी वाली इस फिल्म के सारे गाने हिट रहे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। कुछ साल बाद 1963 में आई बंदिनी ने भी ऐसी ही कामयाबी दोहराई। फिल्म खूब पसंद की गई। अवार्ड्स में भी फिल्म ने मधुमती की सक्सेस को दोहराया और 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला। अपनी फिल्म्स के कैरेक्टर पर तो बिमल दा की पकड़ थी ही, साथ ही साथ वो रियल लाइफ में टैलेंट को पहचानने में भी कम न थे। बंदनी में बिमल दा ने ही पहली बार गुलजार साहब को चांस दिया और ये गाना उनसे लिखवाया। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। दोस्तों, बिमल दा सिर्फ 55 साल के थे कि उनकी डेथ हो गई। बिमल दा की फिल्मों का असर इंडियन सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड सिनेमा पर भी देखने को मिलता है। बिमल दा सिनेमा के लिए एक वरदान थे। अपनी यादगार फिल्मों के जरिए वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। अब बात करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो काफी मल्टी टैलेंटेड रही, लेकिन जिसकी जिंदगी शायद बहुत मुसीबतों से भरी भी रही, लेकिन उसने एक नई शुरुआत कर इतिहास रच दिया, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और आज हम उन्हें एक आर्किटेक्ट, सिस्टम्स थियरिस्ट, ऑथर, डिजाइनर और इन्वेंटर के रूप में जानते हैं। उनकी 30 से ऊपर बुक्स पब्लिश हुई और आर्किटेक्चरल डिजाइन जियोडेसिक डोम के लिए वो बहुत फेमस हुए। उनका नाम है रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर या बकी। फुलर आज ही के दिन 1895 में पैदा हुए। उनका बर्थ प्लेस मिल्टन, मैसाचुसेट्स था। यही मिल्टन एकेडमी अटेंड करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन हार्वर्ड में उनका बिहेव सही ना होने के कारण उन्हें 2 बार निकाला गया। इसके बाद उन्होंने खर्चे के लिए कनाडा में टेक्सटाइल मिल से लेकर मीट पैकिंग इंडस्ट्री तक में काम किया। किस्मत उन्हें वॉर तक में ले गई और वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने यूएस नेवी को सर्व किया। फुलर वॉर के बाद फिर से मीट पैकिंग इंडस्ट्री में काम करने लगे। 1920 तक उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मुसीबतें अभी भी सर पर सवार थीं। 1922 में वो बैंकरप्ट और जॉबलेस हो गए। इसी बीच उनकी प्यारी बच्ची की भी डेथ हो गई। इससे वो डिप्रेशन की हद में जा पहुंचे और सुसाइड करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना था। आखिर ऐसे कैसे उनकी कहानी का अंत होता? फुलर ने ग्रीनविच विलेज में रहने की सोची। यहाँ वो एक कैफे में काम करने लगे। 2 साल बाद 1929 में यहीं उन्हें इसामू नोगुची मिले, जिन्होंने पहले फुलर को गाइड किया, फिर कई प्रोजेक्ट में दोनों ने साथ में काम किया। इसमें डाई मैगजीन कार की मॉडलिंग करना भी शामिल है। फुलर की सालों से खड़ी गाड़ी को अब इंजन मिल गया था। अब गाड़ी चलने लगी थी। फुलर टीचिंग भी करने लगे। उनके स्टूडेंट्स ने उनका जोश बढ़ाया और फुलर ने जियोडेसिक डोम बनाया और इसके साथ ही दुनिया उनको पहचानने लगी। So all my contemporaries are tied up with have to earn a living, and I said, I think this is just what we ought not to be doing. We ought to be saying, what do my experiences teach me needs to be done, which if not done
will find world society in great trouble, which, if attended to, will find them in advantage. And what would I need to know in order, over above what I now know that made me see that is so, what more would I need to know in order to be able to do something effective about it? I said, those are the kind of questions I thought we ought to be doing. And I then also came to ask myself a number of other questions. And I said, the only condition then of your staying is that you are committed to others, and number one, you have to do your own thinking. That everything that's happened to you really relates very much to your accepting other people's thinking, trying to play games that you didn't have your heart really in. So that this is going to be a very new kind of discipline. अगले 50 साल फुलर ने बहुत सारे आइडियाज, डिजाइन्स और इन्वेंशंस पर काम किया। 1960 में उन्हें द फ्रैंक पी ब्राउन मेडल दिया गया। 10 साल बाद द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से उन्हें गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा उनके पास कई यूनिवर्सिटीज की डॉक्टरेट की डिग्री भी है। 2 बार यूनिवर्सिटी से निकाला गया स्टूडेंट ऐसा काम कर गुजरेगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा, नहीं? बचपन से ही लाखों मुसीबतें झेलने के बाद भी कभी इन्होंने हार न मानी और अपनी सोच और जज्बे के कारण ही इन्होंने अपनी किस्मत को बदल डाला। फुलर की 1 जुलाई 1983 को डेथ हो गई। हमारी ओर से उनकी जिंदगी के इस जज्बे को हमारा तहे दिल से सलाम और साथ ही साथ श्रद्धांजलि। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड। मैं हूं संदीप भट्ट और रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर की ड्रामेटिक लाइफ स्टोरी के बाद अब बात करते हैं कलम के जादूगर की। उनके वर्ड्स ने म्यूजिकल थिएटर में रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा और उन्हें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2 अकेडमी अवार्ड मिले। One word, one vow, and nothing more to tell him I'm his own. दोस्तों, बात हो रही है ऑस्कर हैमरस्टीन सेकंड की, जो अमेरिकन लिब्रेटिस्ट, थिएट्रिकल प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर थे। हैमरस्टीन ने 850 से ज्यादा सॉन्ग्स लिखे। उनका जन्म आज ही के दिन न्यूयॉर्क में हुआ। उनका परिवार पहले से ही थिएटर से जुड़ा हुआ था। लॉ करने के बाद वो थिएटर से जुड़ गए। हैमरस्टीन ने हर्बर्ट स्टोथार्ट, ऑटो हर्बाख और फ्रैंक मेंडल से पहला प्रोफेशनल कोलैबोरेशन किया और ऑलवेज यू के नाम से उन्होंने पहला गाना लिखा। रिचर्ड रॉजर्स के साथ हैमरस्टीन ने म्यूजिकल थिएटर में कदम रखा। अगले कुछ सालों में ये जोड़ी शानदार काम करती रही और 1943 में ओक्लाहोमा जैसे सुपरहिट प्ले दर्शकों को दिए। इस जोड़ी का एक और यादगार प्ले बना शोबोट, जिसने म्यूजिकल थिएटर में रेवोल्यूशन ला दिया। शोबोट को ब्रॉडवे हिस्ट्री में माइलस्टोन माना जाता है। शोबोट में ऑल मैन रिवर, कांट हेल्प लविंग, दैट मैन और मेक बिलीव जैसे सबसे पॉपुलर गाने बने हैं। रिचर्ड रॉजर्स के साथ उन्हें 1945 में इट माइट एज वेल बी स्प्रिंग गाने के लिए ऑस्कर मिला। I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. अपने करियर के 40 सालों में हैमरस्टीन ने बहुत से कंपोजर्स के साथ काम किया। इनमें जेरोम कर्न भी शामिल हैं। उनके साथ हैमरस्टीन की जोड़ी बेस्ट जोड़ी थी। दोनों ने कई हिट गाने दिए हैं। 1941 में इस जोड़ी ने द लास्ट टाइम आई सॉ पेरिस के रूप में एक बेहद खूबसूरत गाना दिया। लेडी बी गुड के इस गाने के लिए हैमरस्टीन को पहला ऑस्कर भी मिला था। हैमरस्टीन को 8 टोनी अवार्ड्स भी मिले। वो ब्रॉडवे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक राइटर्स में से एक थे। 23 अगस्त 1960 को स्टमक कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई।
कुछ ही टाइम पहले उनका लिखा म्यूजिकल प्ले द साउंड ऑफ म्यूजिक ब्रॉडवे में शुरू हुआ था। 5 साल बाद ये म्यूजिकल प्ले फीचर फिल्म बनकर लोगों के सामने आया और फिल्म ने 5 अकेडमी अवार्ड्स जीते। हमारी ओर से हैमरस्टीन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हमने गुलामी के कई साल देखे हैं और हमें अपनी आजादी की लड़ाई का पूरा पता भी है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई वीरों ने अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और देश आजाद हुआ। आज हम ऐसे ही एक वीर की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने देश में हो रही मनमानी के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई और बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। उनका नाम है हेनरी डेविड थोरियो। हेनरी डेविड का जन्म 1817 में हुआ, यूएस के कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में। हेनरी डेविड को दुनिया उनके एक्टिविज्म के लिए याद करती है। इनका जन्म उस दौर का था जब अमेरिका में स्लेवरी हावी थी। स्लेवरी यानी दास्तां। ये अपनी पूरी जिंदगी दास्तां के विरुद्ध लड़ते रहे। इन्हीं के नक्शे कदम पर महात्मा गांधी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी। इनके थॉट्स ने टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे एक्टिविस्ट्स को इन्फ्लुएंस किया था। हेनरी डेविड हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए। ये वही हार्वर्ड था जहां हेनरी डेविड के दादाजी ने बटर प्रोटेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें अच्छे खाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हेनरी डेविड थोरियो के खून में था। ग्रेजुएशन के बाद ये वापस कॉनकॉर्ड आकर एक स्कूल में पढ़ाने लगे और उस दौरान इन्होंने कई कविताएं लिखी और अपनी खानदानी पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में भी काम करते रहे। लेकिन उस दौरान राज्य में स्लेवरी और मैक्सिकन वॉर चरम पर थी। इन सब को देखते हुए थोरियो ने सन 1846 में इसके खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली। इसी दिशा में हेनरी डेविड ने टैक्स देने से मना कर दिया और जानते हैं जिसके लिए उन्हें सजा मिली? उन्हें एक रात कैद में रहना पड़ा। इस रात ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और खुद जैसे तमाम बाकी लोगों पर हो रहे जुल्मों को उन्होंने करीब से जाना। जेल से निकलने के बाद उनके अंदर एक टीस रह गई जो कि उनके सबसे फेमस ऐसे सिविल डिसओबीडियंस में निकली। इसके बाद तो जैसे स्लेवरी और मैक्सिकन युद्ध के खिलाफ एक लंबी लड़ाई सी छिड़ गई थी जिसे हेनरी डेविड लगातार लड़ रहे थे। In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. हेनरी डेविड एक्टिविस्ट के साथ साथ राइटर तो थे ही, लेकिन प्रकृति के प्रति भी बहुत संजीदा थे। अपने दोस्त और मेंटर राल्फ वॉल्डो एमरसन से इन्होंने नेचर को और करीब से पहचाना। हेनरी की एक और रचना बहुत फेमस हुई, वॉल्डन। इसे हेनरी ने अपने संघर्ष के दौरान ही लिखा। ये एक तरह से इनके संघर्ष को ही दर्शाती है। हेनरी ताउम्र देश में एंटी स्लेवरी के खिलाफ लड़ते लड़ते कई खूबसूरत कविताएं लिखते गए। फिर 1862 में टीबी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हेनरी की इंसानियत के लिए लड़ाई ने बहुत सारे लोगों को जगाया। वो कई लोगों के आइडल थे और इस आइडल को हम लोग भी कभी नहीं भूल पाएंगे।
आप सिर्फ बटन दबाइए, बाकी हम देख लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट का स्लोगन कहता है। सोचिए कौन सा प्रोडक्ट है वो, याद आया? चलिए मैं ही बता देता हूं। ये था कोडैक कैमरा का स्लोगन, यू प्रेस द बटन वी डू द रेस्ट। ये प्रॉमिस इसको बनाने वाले और लोगों के हाथों तक पहुंचाने वाले जॉर्ज ईस्टमैन का था। ये वादा इन्होंने सन 1888 में किया, जो आज तक निभाया जा रहा है। आज जॉर्ज ईस्टमैन का जन्मदिन है। जॉर्ज का बचपन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। जब ये मात्र 5 साल के थे तब इनके पिता गुजर गए। इनकी मां ने जॉर्ज सहित अपनी 2 बेटियों को बेहद मुश्किल हालातों में बड़ा किया। जॉर्ज की एक बहन हैंडीकैप्ड भी थी। जॉर्ज इन सारी मुश्किलों को देखते हुए बड़े हुए और जब वो 14 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिस बॉय के काम से शुरुआत की, लेकिन उनकी कमाई घर चलाने के लिए नाकाफी थी। इसलिए उन्होंने घर पर बैठकर अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया और फिर एक बैंक में जूनियर क्लर्क बन गए। यहीं से उनका सफर फोटोग्राफी की ओर बढ़ा। ऊपर वाला इनकी किस्मत में बैंकिंग के दौरान एक एक्सपेरिमेंट लिख रहा था और ये एक्सपेरिमेंट था फोटोज का, जिसकी एक दिलचस्प कहानी है। जब जॉर्ज 24 के हुए तब उन्होंने सांतो डोमिनिगो में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। तब उनके एक कलीग ने उनसे उस ट्रिप को रिकॉर्ड करने की बात कही। दोस्त की बात मानकर जॉर्ज सारा फोटोग्राफी किट घर ले आए। उस किट में तमाम तरह के केमिकल्स, ग्लास टैंक्स और भारी भारी प्लेट होल्डर थे। उन दिनों फोटो गीली प्लेट पर डेवलप की जाती थी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसे सीखने के लिए जॉर्ज ने अपनी ट्रिप रद्द कर दी और फोटोग्राफी सीखने लगे। इस बीच जॉर्ज ने एक ब्रिटिश मैगजीन में देखा कि फोटोग्राफर जिलेटिन इमल्शंस पर फोटो बनाते हैं। फोटोज सूखने के बाद भी वैसी ही रहती हैं जैसे गीली प्लेट्स पर। बस फिर क्या था, जॉर्ज भी लग गए जेलेटिन इमल्शंस बनाने पर। सुबह वो ऑफिस में काम करते और रात भर जेलेटिन इमल्शंस बनाते। दोस्तों, उनकी लगन और मेहनत की क्या कहें कि उनकी मां ने बताया कि वो कभी कभी बिना कपड़े बदले और खाना खाए सीधा काम पर लग जाते थे और सुबह जब वो उन्हें देखती तो वहीं कहीं किसी कुर्सी पर या बिछौने पर वो पड़े मिलते। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जॉर्ज ड्राई प्लेट्स बनाने में सफल हुए, लेकिन सिर्फ ड्राई प्लेट्स ही नहीं, उन्होंने एक ऐसी मशीन को भी बनाया जो बहुत सारे प्लेट्स बनाती थी। दोस्तों, इसी खोज ने जॉर्ज को एक सोच थी और ये सोच थी इसे आम लोगों तक पहुंचाने की। सन 1888 में आया कोडैक कैमरा, जिसने आते ही बाजार में हलचल मचा दी। लोग इस कैमरे से फोटो खींचते और फिर पूरे कैमरे को कंपनी को दे देते और फिर कंपनी इन फोटो को धुलवाकर आपको फोटोज वापस देती। कोडैक नाम के लिए जॉर्ज कहते हैं कि उन्हें के लेटर बहुत पसंद था। वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो इसी अक्षर से शुरू हो और इसी अक्षर पर खत्म। और इस चाहत में सामने आया कोडैक, जिसने जॉर्ज को दुनिया भर में पहचान और शोहरत दी। लेकिन नाम और शोहरत के साथ जॉर्ज ने अपनी सामाजिक भूमिका को भी समझा। उन्होंने कई कॉजेस के लिए अपना योगदान दिया और सबसे अहम, इन्होंने हर आदमी को फोटोग्राफर बना दिया। और दोस्तों, अब आपको अलविदा कहने का समय हो चला है। अब फिलहाल अपने इस दोस्त को दीजिए अनुमति। फिर मिलते हैं कल बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ। नमस्कार, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।